नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मण सिंह राजपूत, व्याख्याता, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय खेरली अलवर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास पढ़ाई घर से में। और आज की इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 8 जल संसाधन। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के इस अध्याय में हम जिन बिंदुओं को सम्मिलित करेंगे उनमें हैं पृथ्वी पर जल की कुल उपलब्धता, भारत में कुल उपयोग योग्य जल की उपलब्धता एवं जल प्रबंधन की आवश्यकता, भारत में राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित प्रमुख बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, राजस्थान में जल संरक्षण के परंपरागत तरीके, साथ ही साथ पढ़ेंगे राजस्थान की मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। जल प्रकृति की अनुपम देन है जो कि पृथ्वी पर समस्त क्रियाओं को गति प्रदान करता है। पृथ्वी के धरातल पर 71% जल तथा 29% स्थल है। इस जल का 97% भाग महासागरों में खारे पानी के रूप में, शेष 3% जल उपयोग हेतु है। इस जल का भी 69% हिम रूप में तथा 30% भूमिगत रूप में रहता है। शेष 1% जल का उपयोग मानव पेयजल, सिंचाई, आर्थिक क्रियाओं के लिए करता है। भारत में कुल उपयोग योग्य जल की यदि बात की जाए तो भारत में जल की उपलब्धता 1869 बिलियन क्यूबिक मीटर है। इसमें से केवल 1123 बिलियन क्यूबिक मीटर जल ही उपयोग में लिया जाता है। इस मानव उपयोगी जल में से भी 690 बिलियन क्यूबिक मीटर सतही जल तथा 433 बिलियन क्यूबिक मीटर भूजल का भाग है। सन 2000 में भारत में जल की कुल आवश्यकता 634 बिलियन क्यूबिक मीटर तथा 2025 में यह मांग बढ़कर 1023 बिलियन क्यूबिक मीटर हो जाएगी। तीव्र जनसंख्या वृद्धि, वैश्विक उष्णता आदि से जल संसाधनों पर पड़ने वाले विपरीत असर के कारण जल का समुचित प्रबंधन एवं संरक्षण आवश्यक हो गया है। चलिए बात करते हैं जल संरक्षण की। तो भारत में स्वतंत्रता के उपरांत ही जल को लेकर विविध परियोजनाएं बनाई गई, जिनको पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित किया गया। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं में प्रमुख उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सूखे अकाल से बचाव, बिजली उत्पादन, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, मत्स्य पालन, पर्यावरण संरक्षण, पर्यटन जैसे कई उद्देश्यों को लेकर के ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई। इन बहुउद्देशीय परियोजनाओं को देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री दूसरी वो परियोजनाएं जो राज्य सरकार के सहयोग से संचालित होती हैं। सर्वप्रथम हम राज्य सरकार के सहयोग से संचालित महत्वपूर्ण जल परियोजनाओं को देखते हैं। राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं, इनमें है चंबल परियोजना जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश के सहयोग से, सरदार सरोवर परियोजना गुजरात मध्य प्रदेश राजस्थान के सहयोग से, नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक के सहयोग से, गंडक परियोजना बिहार उत्तर प्रदेश के सहयोग से, माही बजाज सागर परियोजना गुजरात एवं राजस्थान के सहयोग से, फरक्का परियोजना पश्चिमी बंगाल द्वारा संचालित है। अब हम बात कर लेते हैं केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय जल परियोजना। साथियों, हम यहाँ उन्हीं योजनाओं को सम्मिलित करेंगे जिनको विशेष रूप से हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। सभी का अध्ययन यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार की संचालित महत्वपूर्ण परियोजनाओं में है भाखड़ा नागल, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना जिनका अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे, टिहरी परियोजना जो कि उत्तराखंड में स्थित भागीरथ नदी पर देश का सबसे ऊंचा बांध है, कोसी यह नेपाल में स्थित है परंतु भारत द्वारा संचालित है, रेहंद सोन जिले में सोनभद्र नदी पर बनाया गया,
सोनभद्र जिले में सोन नदी पर बनाया गया है। अब हम बात करते हैं भाखड़ा नांगल बांध की। भाखड़ा नांगल परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। 1948 में प्रारंभ, 1963 में पूर्ण हुई। सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के निकट स्थापित है। 2 बांध पंजाब के अंबाला जिले में बने हुए हैं। पहला बांध भाखड़ा बांध, जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, यह 518 मीटर लंबा और 168 मीटर ऊंचा है। सीधे खड़े हुए कंक्रीट से निर्मित बांधों में यह विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। दूसरी जो तस्वीर यहां आप देख पा रहे हैं वो नांगल बांध की है। नांगल बांध भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर आगे चलकर बनाया गया है। इन बांधों से कई नहरें भी निकाली गई हैं, जिनमें से सरहिंद नहर, बिस्त दुआब नहर, नरवाना नहर प्रमुख हैं। आइए गूगल अर्थ के जरिए इन बांधों की स्थिति देखते हैं। भाखड़ा नांगल परियोजना में के बारे में श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, भाखड़ा नांगल परियोजना में कुछ आश्चर्यजनक है, कुछ विस्मयकारी है, कुछ ऐसा है जिसे देखकर आपके दिल में हिलोरें उठती हैं। भाखड़ा पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर है। यह भारत की प्रगति का प्रतीक है। आप यहाँ देख पा रहे हैं कितना विहंगम दृश्य और कितनी अपार जल राशि को रोके हुए भाखड़ा नांगल बांध। यह भाखड़ा बांध है और यहाँ से आगे चलकर 13 किलोमीटर दूर स्थित है नांगल बांध, जिसको अभी हम देखेंगे। ये भाखड़ा बांध और यहाँ से जो जल राशि निकाली जाती है, छोड़ी जाती है, उसका आगे चैनलाइज करने के लिए, प्रबंधन करने के लिए नांगल नामक स्थान पर स्थापित किया गया है नांगल बांध। ये आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये नांगल बांध की तस्वीरें। ये नांगल बांध है। आइए चलते हैं अगली परियोजना की ओर। दामोदर नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी निगम द्वारा विकसित की गई है। इसे डीवीसी के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना अस्तित्व में आई। यह परियोजना अमेरिका की टेनेसी नदी परियोजना पर आधारित है। दामोदर नदी छोटा नागपुर की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी सहायक नदियों में कोनार, बोकारो और बाराकर प्रमुख हैं। ये नदियां गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो जिले में होकर बहती हैं। दामोदर घाटी परियोजना भारत की ऐसी पहली परियोजना है जहां कोयला, जल, गैस तीनों स्रोतों से विद्युत उत्पन्न की जाती है। यही मैथन में सर्वप्रथम भूमिगत विद्युत गृह बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और एक बड़ा बैराज बनाया गया है। यह क्रमशः बाराकार नदी पर मैथन बांध, बाल पहाड़ी पर तेलैया बांध, दामोदर नदी पर पंचेत हिल, मैथन एयर बर्मो बांध, बोकारो नदी पर बोकारो बांध, कोनार नदी पर कोनार बांध तथा दुर्गापुर के निकट एक बड़ा बैराज बनाया गया है। छात्रों, दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और पश्चिमी बंगाल राज्यों की संचालित परियोजना है, जिसका पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार के पास है। दामोदर नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा अपार जनहानि होती थी। इसे रोकने के लिए इस परियोजना में इसकी सहायक नदियों पर कई बांध बनाए गए हैं। आइए आगे हम चलते हैं अगली परियोजना की ओर, और हमारी अगली परियोजना है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड परियोजना, यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर महानदी पर बनाया गया है। यह बांध संसार के लंबे बांधों में से एक है। इस बांध की लंबाई 4.8 किलोमीटर है तथा तटबंध सहित इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। बांध से 3 मुख्य नहरें निकाली गई हैं। दाहिनी ओर बोरागढ़ नहर, बाईं ओर सासन और संबलपुर नहर। इन नहरों से संबलपुर, बोलमगिरी, पुरी, कटक जिलों की सिंचाई होती है।
अब हम बात करते हैं राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय जल परियोजनाओं की, जिनमें पहला स्थान पर हमने लिया है चंबल नदी घाटी परियोजना। चंबल परियोजना, जिसका एक लेआउट मैप आप यहाँ देख पा रहे हैं। चंबल विंध्याचल की पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश के मऊ जिले से इसका उद्गम स्थान है। उसके पश्चात ये मध्य प्रदेश में बहकर राजस्थान में प्रवेश करती है। अतः दोनों प्रांतों के द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। 1953 में प्रारंभ राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश के मंदसौर में गांधी सागर बांध बनाया गया, जिसे आप यहाँ देख पा रहे हैं। द्वितीय चरण में चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। तृतीय चरण में कोटा बूंदी की सीमा पर जवाहर सागर पिकअप बांध का निर्माण किया गया। कोटा शहर में कोटा बैराज से सिंचाई हेतु नहरों में पानी छोड़ा जाता है। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मरुगंगा के नाम से जानी जाती है। इसने पश्चिमी राजस्थान की तस्वीर ही बदल के रख दी है। विश्व की सबसे बड़ी 649 किलोमीटर लंबी नहर है, जो मरुगंगा के नाम से विख्यात है। सतलज व्यास नदी के संगम पर हैरी के बैराज से निकाला गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 204 किलोमीटर लंबी फीडर नहर एवं मसीता वाली हेड से मोहनगढ़ तक 445 किलोमीटर मुख्य नहर सहित 649 किलोमीटर लंबी नहर है। पश्चिमी राजस्थान का धरातलीय ढाल पूर्व से पश्चिम होने के कारण पश्चिम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ओर 9 शाखाएं हैं और पूर्व की ओर जल को लिफ्ट करके जल नहरें बनाई गई हैं। इस परियोजना को गडरा रोड बाड़मेर तक बढ़ा दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं नक्शे में इंदिरा गांधी नहर की स्थिति। यहाँ आप राजस्थान का एक मैप देख पा रहे हैं। इस राजस्थान से ऊपर पंजाब प्रांत में सतलज और व्यास नदी के यहाँ आप देख पा रहे हैं संगम पर हैरी के बैराज विकसित किया गया है, जहां से इस जलराशि को दिशा दी गई है। और यहां से लेकर के मसीता वाली हेड हनुमानगढ़ जिले तक, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले तक 204 किलोमीटर लंबी राजस्थान फीडर नहर का निर्माण किया गया है। उसके उपरांत आप ब्लू लाइन में देख पा रहे होंगे, ये इंदिरा गांधी नहर की मुख्य नहर है और इससे ये मोहनगढ़ जैसलमेर तक विकसित की गई है। अभी हाल ही में इसको वर्तमान में यह गडरा रोड तक इसका बढ़ा दिया गया है। और आप देख पा रहे होंगे कि पश्चिम की ओर यहाँ से नहरें निकली हुई हैं, जो इसकी शाखाएं हैं ये 9 संख्या में 9 हैं। पूर्व की ओर जल पहुंचाने के लिए जल को ढाल विपरीत होने के कारण लिफ्ट किया गया है और लिफ्ट नहरें निकाली गई हैं। आइए अब हम चलते हैं माही बजाज सागर परियोजना की ओर। माही बजाज सागर परियोजना राजस्थान एवं गुजरात की संयुक्त परियोजना है। विंध्याचल पर्वत से निकाली महानदी पर 1971 में प्रारंभ हुई। बांसवाड़ा के बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र में सिंचाई एवं विद्युत सुविधा आदि इसका मुख्य उद्देश्य है। बांध से आधा किलोमीटर आगे कागदी पिकअप बांध बनाया गया है। 2 विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। अब हम बात करते हैं बीसलपुर परियोजना की। बीसलपुर परियोजना, यहां आप चित्र देख पा रहे हैं बीसलपुर बांध का। टोंक जिले के टोडा रायसिंह कस्बे के समीप बीसलपुर नामक स्थान पर बनास नदी पर स्थित है। दाईं ओर और बाईं ओर 2 नहरें निकाली गई हैं। टोंक के 256 गांवों को सिंचाई जल उपलब्ध करवाता है। जयपुर शहर, अजमेर, केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर को पेयजल आपूर्ति यहां से की जाती है। ये हुई राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देशीय जल परियोजनाएं। अब हम देखते हैं राजस्थान की कुछ अन्य जल परियोजनाएं। राजस्थान की कुछ अन्य जल परियोजनाओं में हमने सम्मिलित किया है सोम
अम्बा कमला परियोजना को। यह सोम नदी पर बांगड़ क्षेत्र में स्थित है। सिंचित क्षेत्र विकास हेतु इसका निर्माण किया गया है, जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर एवं उदयपुर की सलूम्बर तहसील के लिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। पांचना बांध। करौली जिले के गुडला गांव के समीप 5 नदियों पर, जिन नदियों में हैं बरखेड़ा, भद्रावती, माची, भैंसावट एवं अटा, इनके संगम पर मिट्टी से निर्मित राज्य का सबसे बड़ा बांध है। मेजा बांध। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ तहसील के मेजा गांव में कोठारी नदी पर सिंचाई के लिए बनाया गया है। मत्स्य पालन, नहर प्रणाली का विकास किया गया है। जवाई बांध। पश्चिमी राजस्थान में लूनी की सहायक नदी जवाई पर एरनपुरा पाली में बांध बनाया गया है। 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली और जालौर में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। जाखम बांध। जाखम नदी पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई योजना के लिए अनूपपुरा में जाखम बांध बनाया गया है। आइए अब हम बात करते हैं राजस्थान के परंपरागत जल संरक्षण के तरीकों की। राजस्थान प्रारंभ से ही प्राकृतिक विभीषिकाओं से जूझता रहा है और कम वर्षा के कारण यहाँ जल संकट बना रहा है। ऐसी स्थिति में प्राचीन काल से ही राजस्थान में जल को सहेज कर उसको संरक्षित किया जाता है, ताकि यहाँ मानव जीवन को अबाध रूप से चलाया जा सके। इन तरीकों में सर्वप्रथम हम देखते हैं बावड़ी। बावड़ी जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे हैं, ये सीढ़ी, इसमें चारों ओर सीढ़ियां होती हैं और एक तरीके से ये बड़े कुआं ही कहे जा सकते हैं, जो कि कुएं से बहुत भव्य हो सकते हैं, बहुत विशाल हो सकते हैं। बावड़ी चतुष्कोणीय, गोल, वर्तुलाकार में निर्मित जल स्रोत है, जिसके प्रवेश मार्ग से मध्य मार्ग तक ईंटों तथा कलात्मक पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे आंगननुमा भाग होता है। इन भागों पर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है। झरोखे, मूर्तियों और मेहराब से इसको सजाया जाता है। ये बड़ी कलात्मक होती हैं। राजस्थान के लगभग प्रत्येक जिले में छोटी बड़ी कई बावड़ियां बनी हुई हैं। बूंदी शहर में और बूंदी जिले में बावड़ियों की अधिकता के कारण बूंदी को सिटी ऑफ स्टेप बेल्स कहा जाता है। राजस्थान की अन्य प्रमुख बावड़ियों में हैं आवानेरी बावड़ी दौसा में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध बावड़ी है। आप यहाँ उसकी तस्वीर देख पा रहे हैं। दौसा से ही है भांडारेज बावड़ी, ये भी प्रमुख बावड़ी है। जोधपुर की तापी बावड़ी। अब हम बात करेंगे राजस्थान के अन्य जल संरक्षण तरीके की, जिसमें है तालाब। तालाब सामान्यतः एक गांव में देखने को मिलते हैं। सामान्यतः ढालू भाग में निर्मित होते हैं। मानव और पशुओं के लिए पेयजल का स्रोत होता है। राजस्थान में कई बड़े तालाब हैं, जिनमें से प्रसिद्ध तालाब हैं पाली का हेमावास तालाब, भीलवाड़ा के मेजा एवं सरेरी तालाब, चित्तौड़ के बांकिया तथा सेनापानी तालाब, जैसलमेर जिले के गड़ीसर एवं गजरूप सागर तालाब। अब हम बात करते हैं एक अन्य तरीका, झीलें। झीलें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की होती हैं, परंतु राजस्थान में प्राकृतिक झीलों के साथ साथ जल को सहेजने के लिए समय समय पर यहाँ पर कृत्रिम झीलों का निर्माण किया गया है। यह जल संरक्षण का राजस्थान में सर्वाधिक प्रचलित स्रोत है। स्थानीय शासक, सेठ, साहूकारों, बंजारों द्वारा इनका निर्माण समय समय पर किया गया है। पेयजल एवं सिंचाई के लिए उपयुक्त हैं। उदयपुर का स्थान झीलों में सर्वोपरि है। राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों में अजमेर की आना सागर झील, उदयपुर की पिछौला तथा फतेह सागर झील, चूरू की तालचाफर झील, बूंदी की नवलखा झील, राजसमंद की राजसमंद झील। यहाँ आप चित्र में देख पा रहे हैं, जो ऊपरी सर्किल में है वो पुष्कर झील है। साथ ही साथ जो नीचे जो झील दी गई है वो राजसमंद जिले की राजसमंद झील है, जो 9 चौकी का ये दृश्य है। अब बात करते हैं
नाड़ी। नाड़ी और तालाब में प्राय इतना ही अंतर होता है कि नाड़ी तालाब की अपेक्षा छोटी होती हैं। पश्चिमी राजस्थान में ये प्राय देखी जा सकती हैं। मैदानी भागों में वर्षा जल एकत्र कर लिया जाता है। इनकी गहराई महज 3 से 4 मीटर तक ही होती है। अब बात करते हैं टांका। पश्चिमी राजस्थान जल संरक्षण एवं संग्रहण का प्रचलित स्रोत है। प्रत्येक घर और खेत में प्राय पाया जाता है। 5 से 6 मीटर का गड्ढा खोद लिया जाता है। यह प्राय पक्के ही होते हैं। ऊपरी भाग को स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से ढक दिया जाता है और इसमें वर्षा जल का संग्रहण किया जाता है। टांके के चारों ओर का क्षेत्र आगोर अथवा घरों की छतों का पानी जो वर्षा जल होता है उसको संग्रहित कर लिया जाता है और आगामी दिनों में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ आप एक टांका देख सकते हैं जो कि काफी उन्नत टांका है और काफी विकसित टांका है, आधुनिक प्रक्रिया से बनाया गया है। अब बात करते हैं राजस्थान के जल संरक्षण की सर्वाधिक चर्चित प्रणाली, 15वीं शताब्दी में विकसित खड़ीन। खड़ीन 15वीं शताब्दी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने इनका निर्माण किया। जैसलमेर जिले में लगभग 500 बड़ी छोटी खड़ीनें विकसित की गई हैं, जिनसे लगभग 13,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। वर्तमान में इराक के लोग भी इस प्रणाली को अपनाए हुए हैं। यह ढाल वाली भूमि के नीचे निर्मित किए जाते हैं। इसके दो तरफ मिट्टी की पाल हो सकती है, परंतु जो तीसरी पाल होती है जहां जल का दबाव अधिक होता है वह निश्चित रूप से पत्थर की होती है। पक्की चादर बनाई जाती है। खड़ीन का क्षेत्र 5 से 7 किलोमीटर तक का होता है। पाल सामान्यतः 2 से 3 मीटर ऊंची होती है। यहाँ आप एक खड़ीन का दृश्य देख सकते हैं। यहाँ ये ढालू भूमि है। वर्षा जल को इस क्षेत्र में एकत्र कर लिया जाता है पाल बना करके। इसके पास ही आप एक स्वालो वेल, डग वेल देख पा रहे हैं, जिसे बेरी कहा जाता है, जिससे पेयजल की भी आपूर्ति यहाँ होती है। इससे भूमि का जल स्तर तो बढ़ता ही है तथा नमी भी बरकरार रहती है और वर्षा का जल व्यर्थ नहीं बहता है, जिससे यहाँ खेती की जा सकती है और इस नमी का लाभ उठाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं जोहड़। यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्रों में पाया जाता है तथा हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण का साधन है। टांके के समान होता है, परंतु बड़ी बात यह है कि आकार में थोड़े बड़े हो सकते हैं और ऊपरी भाग इनका खुला हुआ होता है। चौकोर और गोलाकार दोनों ही आकारों में पाए जाते हैं। पशु एवं मानव के उपयोग हेतु जल का उपयोग किया जाता है। यहाँ आप एक जोहड़ का दृश्य देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान। राजस्थान में प्राचीन काल से ही जल का अभाव रहा है, अतः स्थानीय स्तर पर ही विविध जल स्रोतों का निर्माण करके जल संरक्षण का काम किया गया है। परंतु हाल ही के वर्षों में गिरते भूमिगत जल स्तर, वर्षा की कमी तथा प्राचीन और परंपरागत जल स्रोतों की दुर्दशा के कारण राजस्थान में एक महत्वाकांक्षी परियोजना का बनाया जाना आवश्यक था, जिससे कि राजस्थान के निवासी जल को लेकर एक स्वावलंबी और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें। इस हेतु राजस्थान में गांवों में वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए, इसकी बजाय गांव के ही निवासियों, पशु और खेतों में काम लिया जाए। यही सोच के साथ 27 जनवरी 2016 से मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान की शुरुआत की गई। बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेज कर गांव में जल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना इस अभियान का मूल उद्देश्य है। इस अभियान के तहत आगामी वर्षों में राज्य के 21,000 गांवों को लाभान्वित कर जल आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। अभियान के अंतर्गत चयनित गांवों में पारंपरिक जल संरक्षण के तरीकों जैसे तालाब, कुंड, बावड़ियों, टांके आदि का मरम्मत कार्य एवं नई तकनीकों से एनीकट ट्रेंच, मेड़बंदी, स्ट्रैकार्ड ट्रेंच, डीप कंटिन्यूअस कंटूर ट्रेंच, मिनी परफोर्टेशन टैंक आदि का निर्माण एवं पुनरुद्धार किया गया है। यहाँ आप कुछ नई जो शब्दावली आई है उनको हमने चित्रों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है।
पहला चित्र आप देख पा रहे हैं मिनी परकोलेशन टैंक। मिनी परकोलेशन टैंक प्राय खेतों में निर्माण किया जाता है। इससे पॉलीबैग के जरिए, पॉलीथीन के जरिए बनाया जा सकता है। सीमेंट से पक्की दीवारें भी बनाई जा सकती हैं या ये कच्चे भी हो सकते हैं। इनमें खेतों का ही पानी, वर्षा जल संग्रहित कर लिया जाता है और बाद में सिंचाई की जरूरतें पूरी की जाती हैं। यहाँ दूसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं स्टेगार्ड। यह ढालू भागों में बनाया जाता है, जहाँ छोटे छोटे गड्ढे कतारबद्ध बना दिए जाते हैं, जिससे कि ढाल पर वर्षा जल बह करके इन गड्ढों में एकत्र हो जाता है और इस भूमि की नमी बरकरार रहती है। इन ढालों के सहारे वृक्षारोपण कर मृदा अपरदन को भी रोका जाता है। तीसरी बात करते हैं डीप कंटूर कंटिन्यूअस ट्रेंचेज। जब खेत का ढाल बीच से किनारों की ओर हो तब इसका निर्माण किया जाता है, ताकि खेत में वर्षा जल बह करके इन चारों ओर बनी परिधि वाले गड्ढों में एकत्र हो जाए और जिससे कि खेत की नमी बरकरार रहे और भविष्य में खेती की जा सके। बारिश के पानी को बहने से रोकने के लाभ। सतही स्रोतों में पानी जमा होता है, भूजल का स्तर बढ़ता है, पानी के बहाव से मिट्टी की ऊपरी सतह के बहाव को रोका जा सकता है, मिट्टी की नमी बढ़ती है, खेतों की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें। आगामी वीडियो में और सुधार करने की कोशिश हमारे द्वारा की जाएगी। धन्यवाद।